भारत का इतिहास मुगलों के 300 सालों के राज के बिना बिल्कुल अधूरा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर विदेशी मुगल भारत क्यों आए थे? राजपूतों और मराठों जैसे वीर योद्धाओं के होते हुए भी इन्होंने अपना साम्राज्य कैसे फैलाया? आइए बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक की इस ऐतिहासिक कहानी को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बाबर के आक्रमण और पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हुमायूं का संघर्ष और अकबर के महान साम्राज्य विस्तार पर चर्चा करेंगे। फिर जहांगीर का न्याय और शाहजहां के स्वर्ण युग की वास्तुकला को देखने की कोशिश करेंगे और अंत में जानेंगे कि कैसे औरंगजेब की क्रूरता ने इस विशाल साम्राज्य का पतन कर दिया। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो सबसे पहले समझते हैं कि मुगलों की कहानी जो है उसकी शुरुआत होती है जहीरुद्दीन मोहम्मद यानी बाबर से, जिनका जन्म हुआ था 1483 में उज्बेकिस्तान में हुआ था। और अगर बात करें तो तैमूर और जंगेज खान का ये वंशज भी थे, लेकिन वंशज होने के बावजूद भी इनको 12 साल की ही उम्र में उसे अपनी गद्दी से बेदखल कर दिया गया था। अर्थात थे तो ये राजसी परिवार के, लेकिन इनको गद्दी से बेदखल कर दिया गया था। फिर 1504 में काबुल इन्होंने जीता। उसके बाद साम्राज्य विस्तार के लिए इनकी नजर सोने की चिड़िया अर्थात भारत की तरफ इनकी नजरें पड़ने लगी। उसी समय इब्राहिम लोदी के चाचा और दौलत खान ने लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत आने का न्योता दिया कि आप आइए और इनसे युद्ध करके इनको हरा दीजिए। यह निमंत्रण बाबर के लिए एक सुनहरा मौका था, क्योंकि बाबर पहले से ही भारत आना चाहता था, अतः सोने की चिड़िया पे अपना राज करना चाहता था। और जैसे उसको निमंत्रण मिला, उसके लिए ये मौका सुनहरा मौका बन गया और 1525 में उसने अपनी सेना के साथ भारत की तरफ रुख कर दिया, अर्थात भारत की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। फिर 21 अप्रैल 1516 को पानीपत के मैदान में बाबर का जो है सामना इब्राहिम लोदी की 1 लाख सैनिकों वाली विशाल सेना से हो गया। 1526 की बात है जब बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी की सेना आमने सामने आ गई। बाबर के पास केवल 12,000 ही सैनिक थे, लेकिन इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थे। लेकिन उसने भारत में पहली बार तोप खाने और गन पाउडर का इस्तेमाल किया, लेकिन जो है यहाँ पे बाबर ने तोप खाने और बम का इसने प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। उसकी रणनीति कमाल की थी। उसने खाइया, खुदवाई और बैलगाड़ियों के पीछे अपने अचूक तीरंदाज तैनात कर दिए थे। तोपों की भयंकर आवाज से लोदी के हाथी पागल हो गए और उन्होंने अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया, क्योंकि बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया और जो लोदी था इब्राहिम लोदी, उसके पास इस प्रकार की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस कारण से जैसे ही बाबर ने तोपों को दागा तो इब्राहिम लोदी के हाथी जो थे वो पागल हो गए और पागल होके अपनी ही सेना को उन्होंने रौंदना स्टार्ट कर दिया। इस ऐतिहासिक युद्ध में लोदी मारा गया और 43 साल की उम्र में बाबर ने दिल्ली में मुगल जो है सल्तनत की नींव रख दी। अर्थात बाबर जो यहाँ पे जीत गया और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया और फिर इसने दिल्ली की सल्तनत पर अपना जो है नींव रख दी। फिर थोड़ा सा आगे बात करें तो बाबर के बाद उसका शांत स्वभाव वाला बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठ गया। बाबर तो बहुत ही क्रूर था, लेकिन उसका बेटा जो था हुमायूं वो थोड़ा सा शांत स्वभाव का था और गद्दी पर बैठ गया। लेकिन उसके भाइयों ने ही उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे दिए। लेकिन हुमायूं के जो भाई थे उन्होंने उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और 1539 और 1540 के युद्धों में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह हरा दिया। शेरशाह सूरी ने अटैक किया और हुमायूं को पूरी तरीके से उन्होंने हरा दिया, जिससे उसे भारत छोड़कर भागना पड़ गया। लगभग 15 सालों तक दर दर भटकने और निर्वासन का जीवन जीने के दौरान ही हुमायूं के बेटे अकबर का जन्म हुआ। अर्थात तो अकबर जो थे वो हुमायूं के पुत्र थे और हुमायूं जो है वहां से जब भागे थे दिल्ली छोड़कर, तो काफी इधर उधर भटक रहे थे। उसी समय अकबर का वहां पे जन्म हुआ।
अब अकबर की बात अगर किया जाए तो 1555 में अपनी नई विशाल सेना के साथ हुमायूं ने दोबारा दिल्ली फतह और मुगल सत्ता वापस हासिल कर लिया। अर्थात हुमायूं ने फिर से जो है 1555 में बहुत बड़ी विशाल सेना के साथ में दिल्ली पर अटैक किया और उसने अपनी पुनः जो है सल्तनत और अपना राज पुनः उसने वापस कर लिया। लेकिन दुर्भाग्य से उसी वर्ष वो अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन हुमायूं की जो है एक लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, सीढ़ियों पे चढ़े, लेकिन वहां पे अचानक गिरने के कारण बहुत ही ज्यादा दर्द होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब थोड़ा-सा बात करें तो हुमायूं की अचानक मौत के बाद दिल्ली पर जो है राजा हेमू ने आक्रमण कर दिया। भाई हुमायूं जैसे मरे तो दूसरे राजा जो थे यहाँ पे हेमू ने आक्रमण कर दिया और मुगलों का साम्राज्य जो है लड़खड़ाने लगा। यथार्थ तो जब हुमायूं मर गया तो उसमें कोई राजा तो था नहीं, इसलिए हेमू ने आक्रमण किया और मुगलों का यहाँ पे जो शासन जो है वो गड़बड़ाने लगा। उस समय अकबर उस समय केवल 13 साल के थे, लेकिन मुगलों के वफादार सेनापति बैरम खान ने स्थिति को संभाल लिया और 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान के नेतृत्व में मुगलों ने राजा हेमू को फिर से हरा दिया। अर्थात जो सेनापति थे हुमायूं के, वो बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने सेनापति के अधिकार में या सेनापति की सहमति से उन्होंने फिर से हेमू को 1556 के पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने वो हरा दिया। 13 साल का अकबर दिल्ली के तख्त पर बैठ गया और यहाँ पे अब जो है अकबर का शासन चालू हुआ और वो राजा बन गए 13 साल की उम्र में। उसने एक धर्मनिरपेक्ष राजा के रूप में लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया। हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त करके अकबर ने एक स्थिर और शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी है। अर्थात बहुत सारे उन्होंने काम किए, हिंदुओं पे जो बहुत सारे कर लग रहे थे उनको भी उन्होंने हटा दिया और बहुत ही एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। पूरे भारत पर राज करने के लिए अकबर जानता था, अर्थात तो पूरे भारत पर राज करने के लिए अकबर जान मतलब करना चाहता था कि उसे बहादुर राजपूतों के गढ़ राजस्थान को जीतना ही होगा, क्योंकि अगर वो पूरे भारत पे अपना जो है साम्राज्य स्थापित करेगा तो इसलिए उसको बहादुर राजपूतों के गढ़ों अर्थात राजस्थान को जीतना पड़ेगा। फिर उसने 1568 में उसने चित्तौड़ के अवैध किले तक पहुंचने के लिए सुरंगें खोदी और मैच लाख बंदूकों का इस्तेमाल किया। अर्थात फिर उसने जो है वहां तक पहुंचने के लिए चित्तौड़ के अवैध जो किले थे वहां तक उसने बहुत सारी सुरंगों को खुदा दिया और मैच लाख बंदूकों का इस्तेमाल किया। इस भयंकर जीत के बाद अकबर का साम्राज्य 25 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैल गया। वास्तुकला के शौकीन अकबर ने फतेहपुर सिकरी बसाया, जो बेहतरीन इंजीनियरिंग और वाटर सिस्टम का बेजोड़ नमूना है। हालांकि पानी की कमी से यह शहर वीरान हो गया, लेकिन अकबर का राज 1605 में उसकी मृत्यु तक अजेय रहा और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अकबर के बाद सलीम ने जहांगीर के नाम से दिल्ली की सत्ता संभाली, जिसे अन्याय करने वालों से सख्त नफरत थी। भाई जहांगीर जब आए तो वो जो अन्याय लोग कर रहे थे उनसे उनको बहुत ही सख्त नफरत थी। जहांगीर अपने क्रूर दंड और न्याय के लिए जाना जाता था और उसने अपने जीवन काल में कुल 20 शादियां की थी। बताओ कितनी ज्यादा उन्होंने शादी की, 20 शादियां उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में की। उसकी सबसे मशहूर और चहेती पत्नी नूर जहां थी, जिनका मुगल दरबार में काफी दबदबा माना जाता था। इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब जहांगीर ही शासन काल में अंग्रेजों ने भारत में कदम रखा। अर्थात तो जहांगीर का जब शासन काल था उसी समय अंग्रेजों ने भारत में कदम रखा और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर से व्यापार करने की इजाजत मांगी, जिसने भविष्य में पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। भाई जहांगीर के समय में अंग्रेज भारत आते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी को ओपन करके वहां पे व्यापार करने के लिए जहांगीर से परमिशन भी मांग लेते हैं और यही वो समय था जो कि भारत के इतिहास को बदलने वाला था। जहांगीर के मौत के बाद उसका
बेटा खुर्रम खान शाहजहां के नाम से दिल्ली का नया बादशाह बन गया। जैसे जहांगीर की मृत्यु हुई तो उनका बेटा खुर्रम खान शाहजहां ने दिल्ली का नया बादशाह बना दिया गया। शाहजहां के दौर में भारत के अभूतपूर्व जो आर्थिक तरक्की की थी, वो दुनिया का 25% सामान केवल भारत में बनता था। अर्थात उस समय जो भी दूसरे देशों में बहुत ज्यादा तरक्की वाली चीजें थी, उसका 25% भारत में बनता था। यह मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग था, जिसमें ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद जैसी भव्य इमारतें भी इसी समय बनी थी। शाहजहां ने अपने लिए बेशकीमत हीरों से जड़ा मयूर सिंहासन भी बनवाया, जिसे बाद में नादिर शाह लूट कर ले गया। अर्थात शाहजहां ने एक ऐसा जो है अपना सिंहासन बनाया था मयूर वाला, जो कि बहुत ही बेशकीमत हीरो से जड़कर बनाया गया था, लेकिन नादिर शाह उसको बाद में लूट कर ले चला गया था। लेकिन शाहजहां के बुढ़ापे में उसके बेटों के बीच गद्दी हथियाने की एक बेहद खूनी जंग शुरू हो गई। जैसे भाई वो बुढ़ापा आया तो उनके बेटों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। शाहजहां अपने न्यायप्रिय बड़े बेटे दारा शिकोह को राजा बनाना चाहते थे, जो सभी धर्मों का सम्मान करता था। लेकिन तीसरे बेटे औरंगजेब ने 1646 में विद्रोह कर दिया। उसने दारा का सिर काटकर अपने ही पिता को भिजवा दिया। बताओ कितना बेदर्द इनका बेटा था औरंगजेब। फिर औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया और खुद को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया। बताओ अपने पिता को जो कैद करके खुद दिल्ली का बादशाह बन गया। औरंगजेब बेहद क्रूर था। उसने मंदिर तुड़वाए, जबरन धर्म परिवर्तन कराए और पूरे देश में कत्ले आम मचा दिया। औरंगजेब बहुत ही खतरनाक और क्रूर शासक था। उसकी इन हरकतों के कारण मराठों, राजपूतों और अन्य हिंदू राजाओं ने मुगल के खिलाफ युद्ध का शंखनाद कर दिया। क्योंकि ये बहुत ही क्रूर शासक बना, तो इसलिए जो मराठे थे, जो राजपूत थे और अन्य हिंदू जो राजा थे, उन सभी लोगों ने मिलकर इसके खिलाफ युद्ध का शंखनाद कर दिया। और 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही इस विशाल मुगल साम्राज्य के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उसके बाद आए शासक जैसे बहादुर शाह प्रथम, फारूक मियां और मोहम्मद शाह रंगीला बेहद कमजोर और अयोग्य साबित हुए। अर्थात जो भी इसके बाद के शासक बने, वो कोई ज्यादा पावरफुल नहीं रहे और बहुत ही शांत ही रहे। बहुत ही कम समय में दिल्ली के तख्त पर कई बादशाह बदलते रहे, जिससे सत्ता की पकड़ पूरी तरह से कमजोर हो गई। क्योंकि कुछ ही समय में बार बार यहाँ पे शासक बदलते जा रहे थे, जिस कारण से पूरी तरीके से इनका सिस्टम कमजोर हो गया। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे थे और उन्होंने धीरे धीरे भारत के कई हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया। मुगलों का अंतिम नाम मात्र शासक बहादुर शाह जफर दुर्ती था, जिसे जो यहाँ पे 1847 के बाद म्यांमार निर्वासित कर दिया गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं 1862 में म्यांमार में बहादुर शाह जफर की मौत के साथ 300 साल पुराने मुगल साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो गया। 12,000 सैनिकों से शुरू हुआ यह साम्राज्य अपनी क्रूर नीतियों और अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण मिट्टी में मिल गया। आज भारत में मुगलों का इतिहास उनकी भव्य वास्तुकला और युद्ध की आधुनिक रणनीतियों के रूप में याद किया जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धार्मिक कट्टरता, आपसी कूट और कमजोर नेतृत्व किसी भी महान साम्राज्य को हमेशा के लिए नष्ट कर सकती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।